आज के इस वीडियो में वायरल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। जी हाँ बिल्कुल, यानी 7 फरवरी को आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस दिन आपका बायोलॉजी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड में है, बहुत ही लिमिटेड में है। तो आप इस टाइम क्या करेंगे, नया चीज बिल्कुल पढ़ने का प्रयास नहीं करना है। जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, तो उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जो आपके पास नोट्स हैं, फेयर हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे, जो बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आज लेकर के आया हूं ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार बार पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को कवर करना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल है। पूछा गया कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की जो कमी होती है, डिफिशियंसी जो होती है, इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो इसको जीन थेरेपी के माध्यम से, यानी जीन थेरेपी द्वारा हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। यही एक क्या है, मतलब विधि है, यही एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग इसको डिफिशियंसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्न में से कपास का वॉल फॉर्म है, यानी निम्न में से कपास का वॉल फॉर्म जो हो जाएंगे, यह जो कपास का वॉल फॉर्म दिया गया क्राई 1 एसी, ये क्या दिया, क्राई 1 एसी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है ये क्या है, कपास का वॉल फॉर्म है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में थर्ड पूछा गया कि फसलीय पौधों में विदेशी डीएनए के स्थानांतरण में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए फसलीय पौधे में जो विदेशी डीएनए का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर जो होती है, सामान्यतः किसको हम प्रयोग करते हैं, कौन सा प्रोसेस को प्रयोग करते हैं, कौन सा चीज इसमें अप्लाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां जो अप्लाइड किए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया कि ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या होता है, विदेशी आरएनए इनके सभी कोशिकाओं में होते हैं, या फिर विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होते हैं, या फिर विदेशी डीएनए इनके कुछ कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बी और सी दोनों। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका विदेशी डीएनए इनके सभी सेल्स में पाए जाते हैं, यानी विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोष प्राय क्या होते हैं, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, या फिर 5 कोशिकीय, फिर 7 कोशिकीय। मैं देख रहा हूं वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जाती है। और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोष जो होता है, तो वो जनरली जो होता है वो 7 कोशिकीय होता है, यानी 7 कोशिकीय 7 सेल से पाए जाते हैं, 7 कोशिकीय होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा गया है कि भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका पी माहेश्वरी। क्या हो जाएंगे, पी माहेश्वरी, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। ये कौन है, भारतीय आवृत्तिबीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि एड्स कारक एचआईवी सर्वप्रथम नष्ट करता है। तो ये देखिए एड्स का कारक कौन है, यानी एड्स से जो होता है बीमारी, तो ये एड्स से जो बीमारी होता है 2-3-4 कारण से होता है। अनसेफ सेक्स के कारण, या फिर ऐसे ब्लड, यानी ऐसे ब्लड का आप इस्तेमाल करेंगे जो पहले यूज किया गया हो, या फिर ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो पहले किसी पर इंजेक्शन लगाया गया हो। ठीक है, तो ये एक तरह से इसके माध्यम से एड्स फैलती है, एड्स होने का चांस होता है। ठीक है, तो एड्स कारक एचआईवी सर्वप्रथम नष्ट करता है। तो इसके जो कारक है किसके कारण होता है, या एचआईवी के कारण होता है। तो एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक प्रकार का वायरस है। तो सबसे पहले अगर नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है, ये सबसे पहले अगर अटैक करता है तो टी हेल्पर सेल्स में, किसमें, टी हेल्पर लिम्फोसाइट में ये अटैक करता है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 8। आपको पूछा गया कि ओपीएम से प्राप्त मोर्फिन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि ओपीएम से प्राप्त जो मोर्फिन होते हैं, लैक्टस होते हैं, पोम होते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फिर टैनिन होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये टैनिन होते हैं। क्या होते हैं, टैनिन होते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन करा था। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का, या फिर कैंसर का, या फिर ऑन्कोजिन का, या फिर ए और बी तीनों, या फिर विषाणु का। तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कराता है, तो ये जो कराता है ये कैंसर का भी और ऑन्कोजिन का, किसका, कैंसर का और ऑन्कोजिन का अध्ययन कराता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ए और, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला जो कैंसर है वो कौन सा कैंसर है। कैंसर के भी बहुत टाइप होते हैं। ठीक है, उसको भी मतलब अलग अलग टाइप से उनको बांटा गया है। तो मनुष्य में सबसे अधिक जो कैंसर होता है तो वो कैंसर होता है कार्सिनोमा जो कैंसर होता है ये मनुष्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि हर एक जंतु में कैंसर पाई जाती है, आप जो मनुष्य के अलावा बहुत सारी चीज होती है जो कैंसर उसमें भी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन डी 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11
पूछा गया कि शिशुओं को माता से प्लेसेंटा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा कहलाती है। शिशुओं को जो माता से मतलब प्लेसेंटा और दूध द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली जो सिस्टम जो दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो बोला जाता है इसको निश्चेतक यानी निश्चित प्रतिरक्षा। किसको बोलते हैं? इसको निश्चेष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 11वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि पॉली एम्बियोनी पाई जाती है। पॉली एम्बियोनी पाई जाती है मक्का में या फिर सिट्रस में या फिर कोरकोरस में या फिर कार्थेमस में। ठीक है, पॉली एम्बियोनी जो पाई जाती है ये पाई जाती है सिट्रस में। किसमें? सिट्रस में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगी 12वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। क्यों? किसके कारण? ये जो होता है कैम्बियम का इसमें अभाव पाया जाता है, यानी कैम्बियम इसमें नहीं पाया जाती, जिसके कारण एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांश इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का 14 पूछा गया कि अनावृत बीजियों में यानी अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की जो खोज की थी तो वो नवास्टिन साहब ने की थी। नवास्टिन साहब कौन है? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या की थी? अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी जल के मीडियम से, यानी जल एक तरह से मीडियम का कार्य करता है जो क्या करता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मतलब डन कराता है। तो यहाँ जो हो जाते हैं ये तीनों के तीनों में हो जाएंगे, यानी तीनों के तीनों शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट हो गया। ये तीनों के तीनों में जो एक तरह से निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो तीनों के तीनों में जल के माध्यम से होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इन सभी का फर्टिलाइजेशन होता है जल के माध्यम से। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 16 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, बार बार बोलने में हमको भी ठीक नहीं लगता है। ठीक है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों या फिर मक्का या फिर गुड़हल। तो यहाँ जो उभयलिंगी पादप की बात की जाती है तो ये आपका पपीता जो है उभयलिंगी पादप नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है कि अगैव में वर्षिक प्रजनन होता है। अगैव में वर्षिक प्रजनन होता है किसके द्वारा? बुलबिल के द्वारा, शक्कर के द्वारा या फिर स्टोलन के द्वारा या फिर राइजोम के द्वारा। तो यहाँ जो मतलब प्रजनन जो होता है वो बुलबिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बुलबिल के द्वारा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी की बात की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केचुआ या फिर फीताकृमि या फिर घरेलू मक्खी। ठीक है, तो उभयलिंगी की बात हो जाए तो यहाँ हो जाएंगे आपका राइट आंसर घरेलू मक्खी, यानी घरेलू मक्खी जो हुआ क्या है? उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर, अंदर अगर होगा तो उसको अंतर निषेचन बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगर बाहर होगा तो एक्सटर्नल, सिंपल सी बात है, बाह्य निषेचन। तो क्या बोलेंगे इसको? 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इन विट्रो। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल यानी इन विट्रो बोलते हैं, यानी शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं? इन विट्रो बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि एक युग्मक में निम्न में किसे क्या होता है, यानी एक युग्मक में निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ जो होता है वो क्या होता है कि जीन केवल एक युग्मक विकल्पी होता है, यानी जो जीन होती है, जिन की जो संरचना होती है वो केवल और केवल क्या होता है कि एक ही युग्मक विकल्पी होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि पुण्य वर्ग विकसित किया, पुन्नेट वर्ग विकसित किया, ये क्या विकसित किया? मेंडल ने या फिर वॉटसन तथा सटन ने या फिर रेजिनेल्ड ने या फिर बोवेरी ने। ठीक है, तो पुन्नेट वर्ग विकसित किया, तो यहाँ जो विकसित करने का बात हो जाएगा वो हो जाएगा रेजिनेल्ड ने, रेजिनेल्ड ने इसको विकसित किया था, इनको आगे बढ़ाया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन ने प्रस्तुत किया था। सटन ने इस बात को जाहिर से लिखा था कि ये वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना। दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना, सेब, आम या फिर उद्यान मटर या फिर आलू। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्यान मटर। क्या हो जाएगा? उद्यान मटर, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 24 पूछा गया कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित कराया? मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य जो है वो कब प्रकाशित कराया था? तो वो जो वर्ष था वो था 1865, यानी 1865 में मेंडल ने, जॉन ग्रेगर मेंडल की बात की जाती है। हालांकि अब ये कोई नया साइंटिस्ट नहीं है, इनके बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, अब देखिए बायो में पढ़े हैं 10th क्लास में, याद होना चाहिए आपको।
ठीक है। तो 1865 में मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर अपना काम शुरू किया था, अपना काम को प्रकाशित किया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया, यानी डीएनए द्विकुंडली मॉडल को प्रदान किया, किसने प्रदान किया? तो ये जो प्रदान किए थे ये किए थे वाटसन और क्रिक ने। कौन? वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक अनुवादन में जीटीपी अणु आवश्यक होता है। प्रोकैरियोटिक अनुवादन में जीटीपी अणु जो होता है वो आवश्यक होता है। तो ये जो आवश्यक होता है ये एक तरह से राइबोसोम की 305 उप इकाई के एनआरएनए से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम की 305 उप इकाई यानी सब यूनिट, एक होता है यूनिट, एक होता है सब यूनिट, तो सब यूनिट के एनआरएनए से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड की अनुक्रम होनी चाहिए, इनका ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर बाय ऑर्डर इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो जरूरत पड़ती है टोटल की जरूरत पड़ती है कम से कम एक चाहिए। कितना? एक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया कि न्यूक्लिक ओसाइड है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक प्रकार का क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है, एक कोडोन बनता है। तो यहाँ जो हो जाएंगे 3, टोटल 3 बनते हैं। कितना? 3 लगभग बनते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO के द्वारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरह से रेंज दिया है कि वो मानक सही हो जाएंगे, डेसिबल में आपको दिया गया है। वैसे भी आदमी जो सुन पाते हैं, हम लोग जो सुनते हैं वो 20 से लेके 20,000 के तक, यानी 20 के तक हम लोग हर जगह सुन पाते हैं। इससे कम और 20,000 से 20 से कम और 20,000 से ज्यादा हम लोगों की सुनने की शक्ति नहीं है, ठीक है। तो WHO के द्वारा जो प्रदान किया गया है वो टोटल प्रदान किया, इसका जो रेंज है 20 से 30 डेसिबल। कितना? 20 से 30 डेसिबल ये मानक सही है। ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? वो जाएंगे 20 से 30 डेसिबल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण हेतु निदान हेतु प्रयुक्त होता है? एक प्रकार का प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है, यानी प्रदूषण रिमूव करने का, यानी पोल्यूशन रिमूव करने का एक प्रोसेस है, प्रदूषण हटाने का एक प्रोसेस है। तो ये वायु प्रदूषण को दूर करने का एक उपयुक्त निदान तरीका है। कौन? ग्रीन मफलर, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किया गया था? यानी अंतरराष्ट्रीय मतलब देखिए ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, ऊपर से मतलब जो सूर्य से यूवी लाइट निकलती है, यूवी रेज निकलता है, वो ओजोन परत उसका जो होता है उसको रोक देता है। अगर वो डायरेक्टली पृथ्वी पर आ जाएगा, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं, जितने भी है लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे पर इफेक्ट पड़ेंगे और यहाँ कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उनको रोक के रखता है, लेकिन वो ओजोन पर जो होता है उनको क्षय करता हो जाता है, ठीक है। उनको अब क्षय कर रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये दुनिया को एक तरह से बहुत बड़ा चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा, आगे चल के खतरा नजर आ रहा है, ठीक है। यानी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उसको एक आगे चल के खतरा दिख रहा है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल क्या हो जाएंगे? इनमें से अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन अक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल किया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 33 पूछा गया कि रोग जो टॉक्सिन के स्त्रावन से संबंधित है, रोग जो टॉक्सिन के स्त्रावन से संबंधित है, टीबी, एड्स या फिर टिटनेस या फिर भोजन विषाक्तता। तो यहाँ जो टॉक्सिन की स्त्रावन होती है वो टिटनेस में, किसमें? टॉक्सिन की स्त्रावन होती है, यानी लीकेज होता है, निकलता है, ठीक है। टॉक्सिन निकलता है टिटनेस में, ठीक है। टॉक्सिन टिटनेस देखिए इसका भी टॉ मतलब फर्स्ट अक्षर जो है वो बिल्कुल समान है, सेम है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए यानी विडाल परीक्षण देखिए आपके पास, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको लिखेगा कि आप विडाल परीक्षण करा करके ये, तो वहां डॉक्टर को क्या शक हो गया? आपके पास टाइफाइड, यानी अगर उनको होगा शक कि इनको टाइफाइड हो सकता है तो वो क्या लिखेगा? विडाल परीक्षण लिखेगा। तो ये जो प्रयुक्त होता है ये टाइफाइड के लिए प्रयुक्त होता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि पोपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? पोपी पौधे के, ठीक है। तो यहाँ जो कच्चे संपुटों का लेटेक्स जो होता है ना, उसी से मतलब एक तरह से प्राप्त होती है अफीम की, यानी पोपी पौधे के किस भाग से? तो कच्चे संपुटों का लेटेक्स भाग से अफीम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया कि कालाजार संचारित होता है, यहाँ जो राइट हो जाएंगे वो आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का। तो ये जो होता है सैंड फ्लाई द्वारा, किनके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया कि
बीसीजी किस रोग के लिए प्रतिरक्षात्मक उपाय है? बीसीजी टीका किस रोग के लिए रक्षात्मक उपाय है? तो ये जो होते हैं तपेदिक के लिए, किसके लिए? तपेदिक, जिनको क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 38। सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुनहरा धान में, तो सुनहरा धान में अगर सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है वो थायमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। गोल्डन राइस जो को बोलते हैं, गोल्डन राइस, ठीक है। तो इसमें थायमिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि निफ जीन पाया जाता है। निफ जीन किसमें पाया जाता है? ये जो पाया जाता है निफ जीन की अगर बात की जाए तो ये पाया जाता है राइजोबियम में। किसमें? राइजोबियम में निफ जीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए किस गैर फली पौधों के पिंड में जैविक खाद मौजूद है? जैविक खाद, तो जैविक खाद जो मौजूद होते हैं वो होते हैं एजेटोबैक्टर में। ये क्या है? मतलब एक तरह से गैर फली पौधे हैं, इसके जड़ में क्या पाए जाते हैं? यानी जैविक खाद मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा फफूंदी साइक्लोरोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया कि वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थ पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंचक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहे जाते हैं इसको मिथेनोजोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिथेनोजोन बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजिन प्रोटीन तो पाए जाते हैं शुक्राणु की सतह पर, यानी लेयर ऑन शुक्राणु, यानी शुक्राणु के सतह पर पाए जाते हैं फर्टिलाइजिन प्रोटीन, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कॉपर्स ल्यूटियम के दौरान स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाएंगे? प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता किससे? किसके द्वारा पोषण प्राप्त करता जब ये विकास करता? देखिए विकास तो ऐसा होगा नहीं, उनको पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तब वो क्या करेगा? विकास करेगा। तो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, यानी सर्टोली कोशिका जो होता है वो पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है किनके विकास को, यानी किनके विकास होने के लिए? स्पर्मेटोजोआ के, ठीक है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है वृक्क के ऊपर, वृषण के पास, या फिर यूटेरस के निकट, या फिर मूत्र मार्ग के चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोस्टेट ग्रंथि की बात की जाती है ना, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है मूत्र मार्ग के चारों ओर यानी फैला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये फैला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि कोशिकीय अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? यहाँ जो युग्मक की जो कोशिकीय अवस्था होती है उसको मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक यानी जायगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वहाँ क्या होता है कि उनकी जो कोशिकीय सिचुएशन होता है, कोशिका के रूप में जब वो होते हैं तो उनको क्या बोले जाते हैं? मोरुला बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी से संबंधित है? अल्जाइमर रोग होता है, ठीक है, अल्जाइमर रोग मनुष्य में होता है, तो किसकी कमी के कारण ये अल्जाइमर रोग हो जाता है? ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन यानी एसिटाइल कोलिन की कमी के कारण मनुष्य में क्या होता है? अल्जाइमर रोग होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 9 पूछ रहा है 49 की ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो अब जो के बाद जो कारण आपको पूछना है, कारण आपका क्या हो जाएंगे? देखिए ट्रांसजेनिक पौधे उसको कहते हैं जिसमें बाहरी डीएनए को कोशिका में प्रवेश कर तथा उस कोशिका में नए पौधे बनाते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बोले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। तो ये जो आ जाते हैं, ये आते हैं पृथक्करण और शोधन, दोनों आ जाते हैं इसके अंतर्गत। सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किए, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रखना नहीं है, 2-4 बार देखेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यह भी याद रखने का तरीका होता है। तो लास्ट में आपसे विनती की जाती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। देखिए आपका 7 फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है, तो मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा कि आप जो नोट्स वगैरह है उनको पढ़िए, इधर उधर कम जाइए। ये टाइम जो है काफी लिमिटेड टाइम है, काफी इंपॉर्टेंट टाइम है आपका लाइफ का। अगर आप अच्छी तरह से अगर आप तैयारी कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो आपका फ्यूचर और भी ब्राइट होगा, यानी फ्यूचर और भी मतलब चमकेगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।